पूरब ओरिया फिल्ली पाले पसी भय दुई नौसेना के अंतर में रहिया तीन कदम मैदान सिपाही तो पर वाले तो पर आगे जहाँ पलीटा रंजक बहलो चरखा चला पवन के साथ कोहला निकाले करे तो सनमन सनमन गोली निकाले निकल जाए गोली पारसाई जैसे महान पिताजी हमारे स्वर्गीय राम साइबर सिंह जो रेलवे वर्कशॉप में फोरमैन रहे और साथ में संगीत के बहुत बड़े कलाकार हैं। उनकी दहाड़ तो हम भी नहीं पकड़ पाए। आपको जब ये प्रेरणा मिली कि आपको भी आधा गाना चाहिए तो घर में और भी लोग रहे होंगे, किसी और ने उसको अपनाया या केवल आपने? भगवा चौताल लोक कला तो बचपन से ही मैं पढ़ता था, तभी गाना सुनी। बिरहा की लाइव भी हमको बिरताई अच्छी लगती थी। पूरी तरह से आल्हा में आए तो कौन सा? हम जब आला गाए मंच पर आने आए थे तो 2 दिन बारात रुकती थी सर, दोपहरी में भी प्रोग्राम देना पड़ता था, दोनों रात में भी प्रोग्राम देना पड़ता था। यहाँ का जब मुकाबला आपका होता था जी तो अकेले ही होता था या 2 कलाकार? और बहुत बड़े बड़े कलाकार हमको मिले हैं सर, जो अपने पालक सुरजन चैतन्य है, कौन है, लेकिन कोई भी कलाकार 1 घंटे हमारे सामने स्टेज पर नहीं खड़ा हुआ है। आपका जब आल्हा शुरू हुआ, जब आपने गाना शुरू किया तो किस वाद्य के साथ आपने शुरू किया? हमारी लोक कलाओं में सर ढोल, तबला, मृदंग, करताल, चंग, मजीरा ये सब बजते थे, हारमोनियम। क्या क्लासिक आल्हा जो है उससे अलग भी आप कुछ उसमें जोड़ते हैं? विधा के रूप में बिरहा का पूर्वज जिन विधाओं को कहा जाता है उनमें लोरकी और आल्हा ऐसी विधाएं हैं जो बिरहा का बाद में चल के आधार बनी। खास तौर से लोरकी बिरहा की लय को तय करने वाली एक बड़ी आधार भूमि बनी, और बाद में जब बिरहा परवान चढ़ा और उसमें आलखंड का जब समावेश हुआ तो ऐसे लगा जैसे बिरहा आसमान छूने लगा है। लोरिकी और आल्हा भारत के, खासतौर से उत्तर भारत के महान नायकों की गाथाएं हैं, जिनके बारे में इतिहास में बहुत सुसंगत लेखन नहीं मिलता है, लेकिन गाथाओं ने इनको इतना अमर कर दिया है कि अब वह जन की चीज़ बनी है और उनकी जो प्रतिष्ठा जन के बीच में है वो कभी खत्म नहीं होगी। लोरिकी किसने रची होगी उसके कवि का पता नहीं चलता। जब श्याम मनोहर पांडे इटली से आए और उन्होंने शिवनाथ यादव नामक बैलगाड़ी चलाने वाले व्यक्ति जो बलिया के निवासी थे, उनके बैलगाड़ी के पीछे पीछे जाकर उनसे लोरिकी रिकॉर्ड की, तो वो एक सुनने वाली विधा के तौर पर सामने आई। लेकिन हम जानते हैं कि आल्हा को नरपति नाल और जगनीक नाम के 2 महाकवियों ने लिखा, और देश के खासतौर से बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र के तमाम महान गायकों ने उनको परवान चढ़ाया और अपने अपने तरीके से उन्होंने अपने अपने आल्हा की लय और तान सिद्ध की। हम पूर्वी अवध के इलाके में आज हैं। पूर्वी अवध के 3 बड़े और महान अल्हैतों का नाम मुझे याद आ रहा है। विपत दास जो आजमगढ़ के रहने वाले थे, हरिवंश तिवारी अभी हैं संयोग से, बहुत महान अल्हैत हैं और सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, और जौनपुर के महान अल्हैत फौजदार सिंह जो कि अब किंवदंती हैं। और मैं समझता हूं कि ऐसे महान लोगों के पते के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं करनी पड़ती कि किस गांव में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, लोग बताते चले जाते हैं कि ऐसे चले जाइए, और यही उनकी महानता का एक द्योतक है। मैं समझता हूं कि एक फिल्मी गाने में कहा गया था कि हमने सनम को खत लिखा और खत पहुंचा नहीं, क्योंकि उस नाम की कोई गली नहीं थी। लेकिन आल्हा और बिरहा और चनैनी गाने वाले ऐसे सनम हैं जिनका पता कोई भी डाकिया कहीं से भी लगा सकता है। वाह। आज हम फौजदार सिंह जी के आश्रम पर हैं। उनकी ज़िंदगी
आल्हा को समर्पित रही है। वे और आल्हा एक दूसरे के पूरक हो चुके हैं, वे किंवदंती हैं। और उन्होंने जो आश्रम बनाया है वो भी आल्हा को समर्पित है। उनके इष्ट देव यहाँ विराजते हैं और इष्ट देव के साथ उनके मित्र भी यहाँ आते जाते रहते हैं। तो आज हम उनसे उनकी जीवन यात्रा के बारे में बात करेंगे। और ख़ास बात यह है कि जैसे पूरे देश में जाकर जिस तरीके से उन्होंने आल्हा की अलख जगाई और आल्हा को अपने तरीके से गाया, उसकी एक बड़ी जर्नी है। उस जर्नी को हम आज याद करेंगे, उनके मुखारबिंद से सुनेंगे कि कैसे वो कहाँ कहाँ गए और क्या क्या उपलब्धियाँ रहीं। फौजदार जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो ये आश्चर्य ही होता है कि आप जो है आल्हा में आए और आल्हा को आपने एक बड़ी ऊंचाई दी। जी सर। तो आपका गांव यही है ना? बस ये हमारा गांव ही है। अच्छा। दशहरा कला। जी। तो यहाँ कब जन्म हुआ था आपका? सर आधार कार्ड से 1963 लागू है। अच्छा। और जब हम लोग नाम लिखाते थे तो इसे अंदाज बस लिखा दिया जाता। 1 जुलाई होती थी, 1 जनवरी होती थी, जी ऐसे ही जो जी सर। जी हाँ। तो मान लीजिए कि 1963 की कोई तारीख रही होगी। बहुत अच्छी बात है। तो आपके पिताजी वगैरह क्या करते थे, क्या नाम? पिताजी हमारे स्वर्गीय रामचैबर सिंह जी, जो रेलवे वर्कशॉप में फोरमैन रहे। अच्छा। और साथ में संगीत के बहुत बड़े कलाकार रहे। अच्छा। शास्त्रीय संगीत और साथ साथ आल्हा के जोरदार कलाकार रहे। अच्छा। तो उनकी हाँ उनकी दहाड़ तो हम भी नहीं पकड़ पाए। हाँ हाँ। तो अभी कब तक रहे दुनिया में? वो 2005 तक रहे। हाँ। आपको जब ये प्रेरणा मिली कि आपको भी आल्हा गाना चाहिए, तो हाँ। घर में और भी लोग रहे होंगे, किसी और ने इसको अपनाया या केवल आपने? नहीं नहीं, हमारे छोटे भाई, जब हमको सहारा देने वाला नहीं मिला कोई जी, हाँ देखा कि एक सहारा चाहिए हमारे साथ जो जीवन भर चलता रहे, मैं इसको लेके आगे बढ़ूँ। हमारे छोटे भाई ने हमारा हाथ पकड़ा, हम कुछ नहीं करेंगे, आप आगे बढ़िए, मैं आपको सहारा दूंगा। तो उनको ढोलक बजाना भी सिखाया, उनको गाना भी सिखाया और साथ साथ उनको देख करके कुछ लोग और तब आगे बढ़े जी, कि नहीं इनका साथ निभाया जाए और कुछ आगे तक जाएंगे। तो पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ तक पूरी? पढ़ाई इंटरमीडिएट। अच्छा। उसके बाद फिर आप? उसके बाद तो सर हम स्पोर्ट्समैन बहुत तगड़े रहे। अच्छा। हाँ, आपका डील डोल देख के लगता है। तो वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट ऐसा खेल, लॉन्ग जंप, तो स्पोर्ट में कुछ आनंद लेते रहे। लेकिन साथ साथ जब इसकी जरूरत पड़ी सर, जी छोटी मोटी नौकरी 2-1 किया मैं, लेकिन ध्यान हमेशा संगीत में, क्योंकि बचपन से हमारे घर में हर बाजे उपलब्ध, हर बाजे को बजाने वाले उपलब्ध, तो उसमें आते थे तो घुल मिल जाते थे। धीरे धीरे करके बस संगीत की तरफ लय बढ़ा। तो फगुआ, चौताल, लोक कला तो बचपन से ही मैं पढ़ता था, तभी गाना शुरू किया। और साथ साथ में नई धुन की संगीत से जो फिल्में आती थी, तो उस फिल्म की गीत को डबल अपनी लैंग्वेज में बना देना, ये मेरी महानता थी। और बना करके उसको जब पेश करते थे तो अच्छा कुछ न कुछ पुरस्कार मिलता था। यहाँ एक समय में बिरहा की लोकप्रियता चरम पर थी। जौनपुर में बड़े बड़े धुरंधर गायक हुआ करते थे। कभी आपका बिरहा की तरफ जाने का? बिरहा में सर हमारे एरिया में एक रामफेर यादव रहे, ये हमारे खलीफा लोग जानते हैं। मैं उनके साथ 7-8 प्रोग्राम दिया। अच्छा। और अच्छा लगता था वो बिरहा की लय भी हमको बिरताई अच्छी लगती थी। उसके बाद एक रूड़ी नाम खलीफा थे, मैं उनकी हारमोनियम बजा उनके बिरहा में कई बार बिरहा सुन लेता तो मैं यहाँ से पैदल देवसरा तक गया हूँ हीरा बुल्लू का बिरहा सुनने। बहुत अच्छा जी। तो ये हम लोगों का लगाव था। ये संगीतें हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान जो बुझती जा रही थी इसको जगाती थी और जोत जलाती थी। तो हम लोग खींचे चले जाते थे। आज ये हमारी गांव की जो छोटी छोटी संगीतें गांव को जगजगाती रहती थी, इसको हमारा ये डीजे है, ऑर्केस्ट्रा है, पियानो है, धूम धड़ाम है, ये सब दबा रहे हैं। इनके आगे ये हमारी छोटी छोटी संगीतें दब रही सर। पहले सामाजिकता कुछ ज़्यादा थी। आज ही सवेरे मैं अपने गांव की नदी को याद कर रहा था कि जब नदी में पानी होता था तो बहुत सारे लोग दोनों ही किनारों के घाटों पर
सामूहिक रूप से नहाते थे। सवेरे वो एक दूसरे का हालचाल पूछते थे, बातें होती थी, कौन मरा, कौन जरा, कौन क्या हुआ, किसकी नौकरी लगी, कौन निकाला गया, ये सब बातें होती थी। महिलाओं का ठठ जो है अपने कपड़े लेकर खांची भर जो है नदी किनारे आता था और वो लगभग आधा पहर उसमें लगाती थी। तो उनकी सामाजिकता थी। लेकिन अब कोई नदी ऐसी नहीं रह गई कि यहाँ कोई आए, तो सामाजिकता ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई। ये पूरा इलाका, कहते हैं कि जौनपुर का ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ से कोई आदमी बम्बई न गया हो। अवश्य पलायन का एक केंद्र मान के चलिए कि जौनपुर हो गया। पलायन का इस अर्थ में कह रहा हूँ कि जौनपुर में खेती बाड़ी भी ठीक ठाक है, तमाम सारी चीज़ें हैं, आर्थिक समृद्धि कोई कम नहीं है। जी सर। लेकिन लोग यहाँ से गए तो सामाजिकता खत्म हुई। चीज़ें राजनीति के नए रूप ने और ज़्यादा लोगों को बांट दिए सर। तमाम सारी चीज़ें अलग अलग होती थी। जो एक भाईचारा होता था, जो एक स्नेह होता था, प्रेम होता था, वो ख़त्म हो गया धीरे धीरे। ख़त्म क्या हो गया, वो है लेकिन बहुत कम रह गया। तो इसका असर पड़ा उस पर। तो आप पूरी तरह से आल्हा में आए तो कौन सा समय था? वो समय था सर, उस समय नौटंकी भी चल रही थी, बिरहा भी चल रहा था, आला भी चल रहा था, कव्वाल भी चल रहा था, और तबले पर नर्तकी जो नाचती थी। उस समय हम जब आला गाए मंच पर आने आए थे तो 2 दिन बारात रुकती थी सर। दोपहरी में भी प्रोग्राम देना पड़ता था, दोनों रात में भी प्रोग्राम देना पड़ता था। तो वो नज़ारा वो जब चला तो ऐसा लगा कि अब हम ऊंचाइयों तक जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे 2 दिन से 1.5 दिन हो गया सर, 1.5 दिन से 1 दिन हो गया, 1 दिन से सर अब 1-2 घंटा हो गया। हाँ, 80-85 तक ये दौर बड़ा अच्छा रहा। 80-85 क्या सर, 90 तक तब मने बारातें रुकती थी, बरहार होता था। जी सर। और उसमें बहुत सारी कलाएं, मल्ल की कलाएं, जोड़ी गदा और कलैया, सब जो है अद्भुत कलाएं थी। और वो बड़े ऐसी प्रतियोगिताएं होती थी कि गांव में कौन है या किसी 10-20-50 गांवों में कौन है उसको बुलवाया जाता था, क्योंकि लड़की वाला सोचता था ये हमारे दरवाजे की इज्जत का सवाल है, और लड़के वाले भी सोचते थे कि आज हम इनको हरा कर जाएंगे। और उसमें 2 मने तरह तरह के कलाकार आते थे, प्रतियोगिता सर होती थी। हाँ। जैसे बिरहा के मुकाबले में 2 कलाकार जी प्राय रहते हैं। हाँ। आल्हा का जब मुकाबला आपका होता था जी तो अकेले ही होता था या 2 कलाकार? नहीं सर, 10 कलाकार, 20 कलाकार, 15 कलाकार। अच्छा। ऐसे आल्हा की दंगल जब होती थी, आल्हा की दंगल, तो पहली दंगल तो हम हंडौर प्रतापगढ़ जनपद में है, लगा था दंगल। मैं उसमें पहुंचा तो रायबरेली और महोबा, सुल्तानपुर, जौनपुर, तमाम क्षेत्र जिले के कलाकार आए। धुरंधर जो थे, जो दंगल अटेंड करते थे। मैं पहली बार दंगल में गया था। हमारे बगल के एक प्रधान थे उस समय, नरेंद्र चौबे जी, वही लेके गए, तो उनकी रिश्तेदारी थी। लेकिन जब मैं मंच पे आया सर, ये समझ लीजिए पहले तो मैं हाथ जोड़ता रहा कि सबको एक बार राउंड लगा दो, तब हमको मंच बुलाओ। लेकिन राउंड बीच ही तक गया, पब्लिक चिल्लाने लगी कि जो पहली बार आया उसको एक बार निकालो। जब मैं मंच पे आ गया सर, तो सिर्फ वही राइफल और बंदूक की आवाजें धड़ाम धड़ाम होती थी और पैसे मिल रहे थे। तो शाम तक किसी कलाकार को फिर दोबारा मंच नहीं दिया गया। अब रात में दिया गया हो तो हम चले आए, तो अलग बात। वो समय वेग का भी था, आपको भी लगता था कि घंटों मंच पर रहा जा सकता है? हाँ, 2-4 घंटे सर। आल्हा बहुत जबरदस्त उठान की और संतुलन की थी। बिना संतुलन के आल्हा नहीं चल सकता। लोग उसको दूसरी विधा में बदल देंगे, वो नहीं चलेगा। लेकिन आल्हा की जो उठान होती है और जो संतुलन होता है, जी सर, वो एक अलग ही तरीके का मामला है। बदल देंगे सर, नहीं चलेगा। हाँ, जो उसकी लाइनें हैं, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर उसको कहाँ शुरू ले आना है सम पर, फिर कब उसका आरोह होगा। तो ये तमाम सारी चीज़ें थी जिसको मैं समझता हूँ कि ये आल्हा गाने वालों के सामने एक चुनौती थी। जब आप गाने लगे प्रोफेशनली तो मुकाबले बहुत सारे हुए होंगे। तो ऐसा कौन आल्हा गाने वाला था जिसके आल्हा गाने से आप बहुत प्रभावित हुए और थोड़ा आपको लगा कि नहीं ये मुकाबले का आदमी है? ऐसा नहीं मिला कोई सर। ऐसा नहीं मिला? एक लल्लू वाजपेयी थे। लल्लू वाजपेयी कानपुर वाले, वो हमको मिले, लेकिन 15 मिनट से ज्यादा उनको स्टेज पर नहीं रोका गया सर। लल्लू वाजपेयी का बंश गोपाल यादव मिले महोबा में, वो बहुत नामी गाए। उनको 20 मिनट पहले कहा अब ईटा चल जाए, इनको हटा दो।
वो जब तक गाए वही गाए। और बहुत बड़े बड़े कलाकार हमको मिले हैं सर, जो अपने को अलग, सुरजन चैतन्य है, गौन है, लेकिन कोई भी कलाकार 1 घंटे हमारे सामने स्टेज पर नहीं खड़ा हुआ है। जब मैं खड़ा हुआ तो यही हुआ, कभी जब तक इनके पावर है ये तो इसको तब तक रहने दो ना, हम लोग चले जाएंगे। एक आवाज उठती थी सर। मैं जिस महोत्सव में जाता हूँ आज भी, अभी आपके पिंडरा महोत्सव लगा था सर जी, पिंडरा महोत्सव में पहुंचा, पिंडरा महोत्सव कार्यक्रम संपन्न किया, वहां साइन किया डीएम साहब के सचिव के पास, हमारा पेमेंट आ जाए। मैं घर पर पहुंचा, डीएम साहब का फोन आ गया, बोले कि यहाँ टेंट फेंट उखाड़ दिए जाएंगे, बोल रहे हैं पब्लिक वाले को उसको एक बार फिर लाओ मंच पर, और आपको कल फिर आना है, इसका पेमेंट मैं नगद तुरंत दूंगा अपनी तरफ से। अच्छा, फिर आप गए? दूसरे दिन फिर मैं आपके इसी पिंडरा महोत्सव में सर फिर मैं पहुंचा। उस दिन निरहू आए थे और रवि किशन आए थे, बहुत बहुत बड़े, कृपा शंकर आए थे, बीपी सरोज आए थे। मैं मंच पर खड़ा हुआ सर, फिर दहाड़ के आया हूँ। ये अपने क्षेत्र की बात है सर। अब बाहर आगरा महोत्सव है, दिल्ली महोत्सव, लखनऊ महोत्सव, ये सब जाते हैं सर, तो एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार हमको मंच पर लाया जाता है सर। ये जो अभी आल्हा वाले लोग जो है, पहले, अब तो उनका भी मामला इतना है जैसे वो बहुत तामझाम और म्यूजिक सिस्टम के साथ चलते हैं, लेकिन पहले 2-3 वाद्य होते थे, ढोलक उसमें खास तौर से, बाद में उसमें आपका जब आल्हा शुरू हुआ, जब आपने गाना शुरू किया तो किस वाद्य के साथ आपने शुरू किया? ढोलक और मंजीरा। मंजीरा, 2 ही बात सर। हाँ, 2 बात से 3 कर लिए, एक चंग बजने लगा। अच्छा, जब बड़ा मंच मिला सर तो आवाज थोड़ा डाउन होती थी। अभी तो 4 बाजा कर लिए बस। अभी तो हारमोनियम और बैंजो इत्यादि बहुत सारे कुछ बजने लगा है। वो बजने लगे हैं सर, सिर्फ वो सब रिकॉर्डिंग के लिए बज रहे हैं। अच्छा, वो पब्लिक प्लेस पे 1 घंटा भी नहीं खड़े होंगे, है ना? हाँ सर, वो रिकॉर्डिंग के लिए बज रहे हैं। आप संजू बघोल सुने होंगे, तमाम कलाकार। आप पिपीरी बज रही है, बेंजो बज रहा है, हारमोनियम आर्गन बज रहा है सर, किलाट बज रहा है। हमारी लोक कलाओं में सर ढोल, तबला, मृदंग, करताल, चंग, मजीरा, ये सब बजते थे, हारमोनियम। इन्हीं बाजों से देवताओं को मनाते थे, देवता प्रसन्न होते थे। तब हमारे बुजुर्ग प्रसन्न होते थे तो बच्चे लोग घूम जाते थे, कितने बुजुर्ग यहाँ क्यों बैठे हैं। तो हमारी जनरेशन भी धीरे धीरे हमसे जुड़ी रहती थी सर। मैंने बचपन में कुछ ऐसे नट गायकों को सुना जो बहुत प्रसिद्ध तो नहीं हो पाए होंगे, लेकिन वे ढोलक बजा कर केवल खुद ही बजाते थे और खुद ही गाते थे, और क्या तान थी, क्या उठान थी, अद्भुत। मुझे लगता था कि ढोलक उनका पीछा कर रहा है। ये आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, बलिया की तरफ सर जी, तो बीपत के चेले हैं सब। हाँ, बीपत जो गा के चले गए हैं उसको थोड़े ही उतारे हैं, लेकिन उतनी देर वो भी अपना दिखा देते हैं। बीपत से कभी आपका संपर्क हुआ? बहुत बार। अच्छा, हाँ, कहाँ मुलाकात सर अयोध्या जिले में हुई है सर, अम्बेडकर नगर में हुई है सर, इधर आपकी हुई है सर भदोही की तरफ। हाँ, बीपत जी के गायन में खास चीज क्या थी जो आप? बीपत जी गायन में क्या थी सर, उनका स्वर और उनकी जो शब्दावली थी, हाँ, और कहने का जो उठान का तरीका था, वो पहले ही टॉपिक में पब्लिक को अपनी तरफ घुमा देते थे और लास्ट तक उसी पर रोके रहते थे। ये उनकी बहुत बड़ी खासियत थी। हाँ, और कोई निरस नहीं होता था पब्लिक में, कोई निरस हो जाए इनके गाने से। हाँ, हरिवंश तिवारी से भी कभी नहीं, आमना सामना हुआ? नहीं सर, उनसे मुलाकात नहीं हुई। अच्छी बात। कितने आल्हा वाले हैं जो जिनसे आपका मुकाबला हुआ? अभी इस समय वर्तमान में सर समझ लीजिए 6-7 कलाकार रायबरेली के हैं, 3-4 कलाकार महोबा के हैं, उन्नाव के हैं सर, आपके अयोध्या के हैं, गोंडा के हैं, सुल्तानपुर के हैं, कई कलाकार अमेठी के हैं। जितने होंगे सर, जो स्टेज पर ना आया हो वही नहीं मिला होगा, और जितने हैं सर वो सब मिल रहे हैं। अगर ये मैंने जानकारी हासिल की जाए कि कितने आल्हा वाले इस समय जीवित होंगे, सक्रिय होंगे, तो उनकी संख्या कितनी हो सकती है? 100 तो नहीं होगी, 100 से कम नहीं होगी पूरे यूपी में। फिर भी हाँ, इतनी बड़ी संख्या तो बहुत बड़ी संख्या है सर। हमारे पास पुस्तक है सर, कितने मर गए होंगे और बाकी पुस्तक है कितने हैं। बहुत अच्छी बात है। आप जो गाते हैं जिस तरीके से, अभी तो हम सुनेंगे आपको, लेकिन वो कौन सी विशेषता है जिससे कि आपको लगा कि जनता आपको सुनना चाहती है और आपको ही सुनना चाहती है? असल में सर
जो अवधी शैली है जी रामायण तो बहुत ही शैली में लिखा गया, बहुत भाषाओं में, बहुत कवियों ने, जी लेकिन जो तुलसी बाबा ने अवधी शैली में लिखा है, अखंड रामचरितमानस उसी रामायण से होगा। और अवधी शैली में जो आल्हा के कलाकार उठे हैं बुंदेलखंडी टच करके, वो कभी डिफीट नहीं होंगे सर। बुंदेली और अवधी के बीच में जो सामंजस्य एक तो होता है, हाँ लेकिन एक होता है कि हमने कथा तो उधर से ली, उस शैली से, लेकिन गाया अपने तरीके से। तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? ज्यादा सर, अच्छा, बहुत ज्यादा, क्योंकि सर जब पूरब तरफ जाते थे, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, पटना, बिहार, मधेपुरा, गया, ये सब जाते थे, तो इधर पूर्वी शैली छपराइया बनारसी नहीं लगाएंगे आल्हा में, तो उनको आनंद नहीं आएगा सर। अब हमको परिश्रम करना पड़ा कि इधर जाना है तो 15 दिन रियाज करके हम उस शैली है, हम इधर जाएंगे तो पूर्वी शैली पकड़ जाएंगे सर। ये मध्य में रहेंगे तो अवध में तो अवधी शैली झोंका झोंक चलेगी, फिर इधर बढ़ेंगे सर तो उनकी बैसवारी बुंदेलखंडी दोनों को दबाएंगे। मैं बुंदेलखंड से लेकर के पूरब तक जितने धुन में आल्हा गाया जाता है, मैं सारी धुन को हाल इलाके में गाता हूँ सर। बाकी कलाकार अपने ही धुन को चाहे जिस इलाके में जाएंगे वहीं गाएंगे, इसलिए उनका सफल होना मुश्किल है सर, तो अपने ही क्षेत्र में सफल रहेंगे। तो ये आपको क्योंकि लंबे जीवन काल में आपने एक बड़ी परफॉर्मिंग का जो दायरा है आपका जी, वो कई भाषाओं के दायरे का है, तो आपने उनके लहजे को पकड़ा, तो एक बार रियाज करने के बाद फिर वो रमा हो गया सर, क्योंकि प्रोग्राम हमारा इतना ज़्यादा चलता है। अब इस समय भी वर्ष में 200 प्रोग्राम तो मैं स्टेज पे देता हूँ। कोरोना के आने के बाद से, नहीं कोरोना नहीं आया था तब तक मैं 300 प्रोग्राम साल को देता था सर स्टेज पे। हाँ, इतना स्टेज हमको मिलते थे। हाँ, क्या क्लासिक आल्हा जो है उससे अलग भी आप कुछ उसमें जोड़ते हैं? हाँ सर, जैसे हम सनातन की रक्षा कैसे होगी, देश की रक्षा कैसे होगी, देश की सेना हमारे देश की गौरव गाथा लिखने के लिए 24 आवर्स कैसे सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात में खड़ी है, उनको बढ़ावा देने के लिए हमारे तिरंगे की आन बान शान पहचान हमारे पूर्वजों के राणा प्रताप, वीर लोरी, आल्हा उदल, पृथ्वीराज चौहान, इनकी गाथाओं को जिंदा करने के लिए और भी हम इसमें आल्हा धुन में लगाता हूँ। जैसे आल्हा उदल को वैसे ही अपनी इस लैंग्वेज से इस सब गाथाओं को मैं पेश करता हूँ सर। जैसे आल्हा के जो चरित्र हैं, जैसे आल्हा, उदल, डेभा तिवारी, हाँ, और तमाम दूसरे वीर माहिल और दूसरे लोग जो है, तो उनमें से किसका चरित्र सबसे ज़्यादा आपको अपने जैसा लगता है, जिसको आप बिल्कुल अलग तरीके से गाते हैं? वो अपने जैसा सर वही उदल लगते हैं। अच्छा, हाँ। उदल में क्या खास बात आपको लगती है? उदल में खास बात ये थी सर, जैसे महाभारत में कृष्ण के लिए कुछ खास बात थी, चाहे जितने वीर रहे हों, वैसे आल्हा खंड में वो आल्हा के कृष्ण थे, उनका रोल वैसे ही था। उदल काफ़ी उपेक्षित भी हुए और उन्होंने सारी लड़ाइयों में साथ दिया, और उदल का चरित्र बिल्कुल हाशिए का चरित्र है, हाशिए पर है सर। आल्हा अपने जो है कुनबे के मुखिया के तौर पर जरूर हैं, लेकिन उदल जो है, हाँ, एक तरह से कहिए कि उदल के बगैर तो कोई जंग सफल नहीं हो सकती जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो अपनी राह खुद बनाता है वो उदल को ही ज्यादा पसंद करता होगा। जी है? जी, अपनी राह वो खुद बनाता था। हाँ। तो अच्छा, आल्हा वीरता का आख्यान तो है ही, प्रेमाख्यान भी आल्हा है। हाँ, है? उदल की ही कहानी ले लीजिए, या आल्हा की कहानी ले लीजिए, या उनके लड़के की कहानी ले लीजिए, या तमाम सारे जो है उसको ले लीजिए, तो उसको आप जब प्रेमाख्यान गाते हैं और जो चढ़ाई वाला प्रसंग है, तो दोनों में किसमें मजा आता है? दोनों में सर। अच्छा, उस मौके पर उसमें मजा आएगा सर, श्रृंगार में प्रेमाख्यान, और वो लड़ाई के मौके पर सर वही बदताई और अच्छी लगेगी। वहीं सर कोई आपद विपत की करुण क्रंदन धुन आ गई सर, हाँ, तो जब तक पूरी आधी पब्लिक की आंखों में आंसू में आ जाए तो कलाकार क्यों खड़ा है। जैसे हमारे यहाँ बिरहा गायक, महान बिरहा गायक रामदेव थे जी, जिन्होंने आलखंड को जब गाया जी सर,
तो मुझे लगता है कि डेभा तिवारी उदल का या आल्हा या उदल का जब प्रसंग आता था, भाइयों का या मित्रता का जब प्रसंग आता था, तो इतने भाव विह्वल होकर वो गाते थे कि मुझे लगता है कि अगर वो कोई टोक दे बीच में तो फफक के रो पड़े ऐसे। वो सर उसी में डूब जाते थे। आपने कभी रामदेव जी को सुना है? बहुत बार सुना है सर, कभी अब हीरा बुल्लू रामदेव बेचन, हाँ बालेश्वर दादा साथ में गाया हूँ बहुत मौसम सर। हाँ हाँ। तो रामदेव जी का कौन सा, मतलब जैसे उन्होंने तो बहुत ज़्यादा चनवा उधार से लेके ये वो इंदल हरल में लगाते थे सर, वो बहुत मजा आते थे। उन्होंने बिरहा में पहपट की शुरुआत की, पहपट धुन, लेकिन आल्हा को भी एक अलग ऊंचाई दी उन्होंने। हाँ लाई दिया उन्होंने, जोरदार लाई दिया सर। हाँ। तो कभी आपसे बातचीत हुई नहीं, उनसे नहीं मुलाकात नहीं। मुलाकात नहीं, उसे देखा आपने? हाँ देखा था जी। ये जो समय बदल रहा है, आमतौर पर बिरहियों से ये प्रश्न होता है, बिरहा चूँकि एक स्वतंत्र विधा है, वो किसी एक लोकाख्यान को लेकर नहीं आगे बढ़ी, समकालीनता उसमें ज़्यादा है जी। उसमें बहुत सारे कांड गाए गए, बहुत सारे प्रसंग गाए गए और अनेकों कहानियां हैं। लगभग मेरा ख्याल है मेरे पास ही 3000 से ज़्यादा बिरहे सुरक्षित हैं फिलहाल। तो वो विभिन्न तरीके के बिरहे हैं। तो आल्हा और बिरहा का जो मामला है पूरा, जैसे बिरहा के बहुत सारे गायक जौनपुर में, जो मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहा जाए, खास तौर से पूर्वी इलाका जिसमें अवध और भोजपुरी है, ये जो पूर्वांचल, उसमें हैं। कभी ऐसा लगा आपको कि आल्हा में जो समकालीनता का बोध है, खास तौर से आपने कहा जवानों का सवाल हम उठाते हैं तो जोड़ते हैं, किसानों का भी सवाल आपने जोड़ा? जी सर। अच्छा, किसानों की किस मुद्दे को आपने उठाया? किसानों का मुद्दा यही है सर कि प्रथम आवाज किसान ही है हमारे देश की। किसान पिसान बनाए जा रहे हैं। हमारे किसान सुरक्षित हो जाएं, हमारे गंगा गौ सुरक्षित हो जाए, हमारे वेद सुरक्षित हो जाए सर, तो हमारे जवान, हमारी पीढ़ी ऑटोमेटिक सुरक्षित हो जाए। अब गौओं की तो सुरक्षा का आलम ये है कि हम लोग बनारस में रहते हैं और जब चलते हैं तो उनकी दुर्दशा देखकर और उनकी अराजकता देखकर लगता है कि अब मामला कुछ अलग ही हो गया है। हो ही अब गाय जब खूंटे से हट गई, अरे साहब, तो फिर गाय गई तब हट गई तो गई, लेकिन खूंटे से हटाने की पूरी राजनीति हो रही है। हो तो बस एकदम जड़ से तोड़ दें साहब। तो ये जो कृषि व्यवस्था है हमारी, ये नर्सरी थी गाय सर। बिना गाय और खेत और बैल, अब बैल तो मैं समझता हूँ कि पूरे पूर्वांचल में मैंने बैल केवल सोनभद्र में देखे थे 2 जोड़ी। हाँ। और उसके बाद दूसरी जगह जहाँ बैल दिखाई पड़ा मुझे, वो नेपाल के बॉर्डर पर बलरामपुर जिले में एक गांव है विश्रामपुर, वहाँ 2-3 जोड़ी बैल दिखे, बाकी कहीं बैल नहीं दिखते हैं जी। लेकिन बाकी आवारा जो सांड हैं, आवारा सांडों की बातें बहुत हैं। तो ऐसे मुद्दे के आपको लगता है कि किसान, इससे किसान भी, उसके भी डिस्टार्शन का पता लगता है। किसान भी अब गरीब हो गए, किसानों की थाली में वो चीज़ नहीं रह गई है जो कभी उनको सहज उपलब्ध थी जी। क्योंकि जब गाय घर से छूटेगी और भैंस महंगी होगी तो घी नहीं मिलेगा, दूध भी नहीं मिलेगा और तमाम सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो इन सब क्लासिक संकटों के बारे में हमारे आधा गायक फौजदार सिंह क्या सोचते हैं? बराबर सोचते हैं सर। बताते हैं कि इनके जाने से ही हमारी होम्योपैथिक गाँव की टूट गई। इनके घी से दवाई, गाय के दही से दवाई, गाय के दूध से दवाई, गाय के गोबर से दवाई, गाय के मूत्र से दवाई, ये बहुत सारी बीमारियों के लिए लोग अस्पताल नहीं जाते थे जब तक गैया मैया थी। गैया मैया के चले जाने थे सर, बहुत सारी दवाइयों की अब जरूरत पड़ रही है। जो ना तो गैया मैया के दूध दही घी रह गया है, ना तो रोग हटाने वाला कोई रह गया है। सीधे अस्पताल जाओ, भर्ती हो जाओ। जो नोट पानी रखा है किसान, गेहूं चना बटोर को खेत बेच के सर दवाई कराए, बेच के दवाई करना। हाँ सर। और कितने लोगों को तो मैंने देखा कि जब उनको ऐसा कुछ असाध्य हो गया रोग, तो उन्होंने कहा भैया पैसा मत खर्च कीजिए, हमको मरने दीजिए। और सचमुच उन्होंने दवा नहीं की, मर गए। ये बहुत भयावह संसार है। आप जो इतना
गाए, लगातार गाए, तो आपको कौन कौन से सम्मान वगैरह मिले? अब सम्मान सर तो जिस स्टेज पे जाओ वहीं मिलता है, लेकिन जो सरकार का सम्मान होता है, जो गवर्नमेंट सम्मान दे, वही सम्मान मेन होता तो कौन कौन सा मिला? जैसे संगीत नाटक अकादमी का, संगीत नाटक यश भारती, ये सब नहीं सर। ये क्यों नहीं हमको लोकविद सम्मान संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार 2019 ने जी दिया है। हाँ, लोकविद, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कलाकारों का, खासतौर से लोक कलाकारों का, बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल, ये तीनों में कम से कम सैकड़ों ऐसे महान कलाकार हैं जिनको सम्मानित किया जाना चाहिए, जो बहुत बड़े सम्मान के हकदार हैं, लेकिन सरकारों ने उनके ऊपर एक चवन्नी खर्च की से अगर देखा जाए जी। अगर सरकारी आयोजन न हो हाँ तो वो किसी को पूछे ना? नहीं सर, सरकार का बजट है, इसीलिए पूछेंगे। सरकार का बजट है, उनको खर्च करना है, इसलिए वो बुला लेते हैं टाइम पे। लेकिन कभी, अब जैसे मैं लगातार देख रहा हूँ, बहुत सारे बुजुर्ग कलाकार हैं, जब बुढ़ापे में दवाइयों का खर्च बढ़ जाता है, जब उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता घर का, तब उनको एक मानदेय मिलना चाहिए, एक जो है सहयोग राशि मिलनी चाहिए। ऐसा आपको लगता है? अवश्य मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिल नहीं रही है, नहीं मिल रही है। जबकि विधायक और मंत्री से लेकर कई स्तरों पर पेंशन लोग उठा रहे हैं। हाँ, सब उठा रहे हैं। तो कलाकारों के सवाल को आप कैसे देखते हैं? बराबर सर उठाते हैं, क्योंकि कुछ बात हुई, कुछ सुनवाई हो रही है। सुनवाई हो रही है, होगी सर, क्यों नहीं होगी? जब लड़ाई जारी है तो सुनवाई होगी। हाँ बिल्कुल, ये सवाल जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि कलाकारों में एक खास तरह का जो ये है कि आपस में जानकारी एक दूसरे की रखते हैं, वे मिलते जुलते हैं, प्रेम दिखता है, लेकिन उसके साथ जो है जो एक एकता होनी चाहिए, वो एकता नहीं दिखती है। एकता नहीं है सर, वो आवाज़ अपनी नहीं उठा पाते कभी। नहीं, कभी नहीं। जैसे मान लीजिए आप अगर किसी डिमांड को रखें तो आपके पास 10 लोगों का समर्थन बड़ी मुश्किल से मिलेगा, ऐसा क्यों लगता है? सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग लेकर चल रहे हैं सर, कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है। बुद्धि विवेक वाली बात मत कीजिए, कंप्यूटर, मोबाइल और ये था डिजिटल इंडिया की बात कीजिए। बुद्धि विवेक की बात करोगे तो लोग बगल हो जा रहे हैं। हाँ सर, यही सब है, जमाना आ गया है सर जी। हाँ, और कोई बात नहीं है, और सभी एक समावेश से चलते थे। अब भी मैं तमाम कलाकारों को हालांकि जोड़ा हूँ, जिनको मैं बराबर प्रोग्राम लगाता हूँ। हमारे एक महीने में 50 प्रोग्राम आया, तो मैं 30 तो करूँगा, 20 प्रोग्राम मैं और कलाकारों को लगाता रहता हूँ। इस इलाके में कितने हैं गायक आल्हा के? इस इलाके में तब कोई नहीं है। अच्छा, हमको तब नहीं कोई है। हाँ, 3-4 रहे, सब डाउन हो गए। अच्छा, वो तिवारी आशापुर के भी डाउन हो गए। तो जिन लोगों को आप कार्यक्रम देते हैं वो कहाँ रहते हैं? वो सुल्तानपुर के हैं सर, रायबरेली के हैं सर, प्रतापगढ़, दूर दराज के। हाँ, जो पुराने कलाकार, अच्छे कलाकार हैं। आप तो एक पहलवान व्यक्ति हैं, खिलाड़ी रहे हैं जी। एक जिस विधा को आपने यहाँ तक उसमें निर्वाह किया, वो विधा बड़े ही कलेजे वाली विधा है। जी सर। इसके लिए क्या संयम और क्या डाइट रखनी पड़ती है? संयम तो देखिए मेरे पैर में सर खड़ाऊ है, ब्रह्मचर्य के पहला जी सबूत है। हाँ, इसको वही पहन सकता है जो ब्रह्मचर्य को कुछ दिन तक रोक के रखे। और जब तक सर ब्रह्मचर्य और खान पान जी, ये 2 चीज़ नहीं सही रहेंगे, तब तक समझ लीजिए कि कलेजे की पावर सर। तो खान पान में किस चीज़ का ध्यान रखते हैं आप? खान पान में पावर वाली चीज़ खाते हैं सर। अच्छा। हम आप बनारस के अगर होंगे, हमारे गुरु हरिश्चंद्र घाट पर रहते हैं, कपाली बाबा का नाम आप सुने होंगे। हमारे गुरु हैं अघोर पंथ के। मैं उनका 40 वर्ष हो गया उनसे मंत्र लिए। अच्छा, आप भी अघोरी हैं? हाँ, अघोर। तभी तो यहाँ बसे, ऐसा नहीं तो दरवाजे पर नहीं रहते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दरवाजे पर रहते सर, लेकिन घर वाले कहे भगाओ इसको। अच्छा, एकांत चले। हाँ, तभी तो एकांत वास करना पड़ा सर। अभी आप जो है 62 साल के हो गए। हाँ सर। अभी आपकी पारी चल रही है, भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपकी? अब भविष्य की योजना, जब तक सांस है तब तक आस है सर जी। आस लगाए हैं कोई न कोई। हाँ, हमारे समाज से कोई न कोई आके टकराएगा कि बाबा हमको भी थोड़ा इसमें लाइन बताओ। अभी ये प्रधान जी आपके सामने बैठे हैं, इन्हीं के रिलेशन के एक लड़का था, क्या नाम था उसका, कहाँ घर था, इधर से आता था पट्टी की तरफ से। तो उसको मैं 6 महीने में 15 दिन पाया था।
6 महीने में 15 दिन उसको पाया था, वो भी राग आता था। लेकिन 15 दिन में जब उसको स्टेज पे खड़ा किया आल्हा गाने के लिए, तो बड़े बड़े कलाकार आल्हा सिटी करने लगे। बोले अरे बाप रे, ये कहाँ से पैदा कर दिए। एक बैगनी के रिश्तेदार था ये प्रधान जी बेटे। लेकिन जब वो पेमेंट कमाए उमाए लिया, सरकारी लाइन में जोड़ दिए, वो कहा गुरुजी अब इसको नहीं करेंगे, हमको बिरहवा में ज्यादा मजा आता है। अच्छा, अच्छी बात है। तो आपके घर में कोई आगे स्कूल बढ़ा रहा है? नहीं सर। अच्छा, सब पढ़ लिख के सर सब आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब बच्चे लोग आपके क्या करते हैं? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं सर। दो बच्चे हैं सर। एक तो है आँख का अस्पताल है अम्बेडकर नगर में, चक्रवर्ती हॉस्पिटल का नाम आप सुने? जी। उनकी 10 नर्सिंग होम उनकी जिम्मे है। अच्छा। हाँ, हफ्ते में 1-2 नर्सिंग होम देखते हैं उनका। और एक बच्चा एक जॉब कर रहा थे, कर चला आएगा। वैसे दोनों बच्चे हमारे रेलवे टीसी में आ चुके हैं। अच्छा, ज्वाइनिंग होना बाकी, चाहे जब हो जाए दोनों चले जाएंगे वहीं। हाँ, बहुत अच्छी बात। तो मैंने एक तरह से जो मसाला आपने जलाई उसको अब दूर दराज के जो वे लोग जो चाहते हैं कि उसमें कुछ जगह बनाए, तो उनको आना पड़ेगा सर। आ जाए बस, फसल तैयार है, आप उनको काटना है सिर्फ। आपका जो आश्रम है उसमें इतनी जगह है, यहाँ तो आप एक मैंने इस तरह का आल्हा प्रशिक्षण केंद्र बना सकते हैं। अवश्य। तो आपने बनाने की सोचा? मैं गांधीनगर में आल्हा प्रशिक्षण केंद्र चलाता था सर। अच्छा। यह प्रधान जी के गांव के 5 लड़कियों को मैं तैयार किया था। 5 लड़कियां वही ढोल बजाना, वही मजीरा बजाना, वही तलवार चलाना लड़कियां ही। जिस समय मैं उनको पेश किया संस्कृति विभाग के मंच पे, मालिनी अवस्थी जी उठ के खड़ी हो गई, बोली अरे ये करिश्मा कहाँ से आ गया। सब बोले फौजदार लेके आए हैं आला सम्राट जोधपुर वाले। मैं चलाता था सर, सिखाता था। लेकिन जब एक टोली निकली सर, दूसरी टोली बोली बोलना शुरू किया, तीसरी टोली का आप जाबे नहीं करेंगे। हाँ, अब तो लड़कियों के लिए अभी बहुत इस तरह से कहिए कि इस विधा में बहुत उनके लिए आसान राह नहीं। लड़कियां अगर आ जाएं सर तो उनके लिए राह तो आसान नहीं है, लेकिन जब राह पकड़ लेंगी तो उनको रोकना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस विधा में हमारी अवधि शैली में कोई लड़की अभी तक नहीं गाई है। हाँ, तो मुझे लगता है ये आपका दायित्व है कि ऐसी कुछ लड़कियां जो है खोज रहे हैं सर हम तो। हाँ अवश्य सर, लड़कियां कोई भी आ जाए उनको आगे बढ़ा देंगे। मेरी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपके पूरे जीवन और आपकी गायकी के लिए, और आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद आपको। ठीक सर, नमस्कार सर। कहा कि तू दुर्गा बन के आइलू, तोहरे बल तीर चलावत भाला। अरे माई सरस्वती तोहरी कृपा कविता बन जाला। अष्टभुजा न विजुम्बे ध्वजा नहीं मैयार कैसी चढ़ जाला। अरे माई के ऊंची अदालत बाजा से बदला रच के रह जाला। चंडी हो जगतारणी की मैं सुनियत हूँ, तो सुर नर मुनि जावे। अरे नारायण गण पुराण वेद चारहु यश गावे। अरे कहिया सम्राट मात तुम पर मैं खंडे। हम पर हो सागर के चंडे। कहा कि सुमिरन कई की नारायण का, बजरंग बली का नाम। अरे ध्यान लगाई कि माई शारद का, गुरुवार के चरण मनाए। अरे ये क्या राज भाई नसीह कर भाई, सुनवार भाई हमारे। अरे लगा महीना है सावन का, तो घर हो तेज त्योहारे। अरे सब कई बिटिए मंगल गावत ले भाई बिरन गाना। ये तीज का जरिया का मेला भारी पर्व हिंदुआन का। पर चढ़ा पिथावर 7 लाख से होई के खुरासान गुजरा। और नारगा दे के खरा
निछावर नगर महोबा के मैदान और खाले खाले झंडा चढ़ गए ऊंचे ऊंचे लाल निशान और समय दिल्ली समय होगा समय चला मसूदाबाद और रूबरू चढ़ा खाबर काला पानी पंतया और जयपुर चौथ विजयपुर लेके छोटे बड़ी चुनाव गुजरात और खीरा सागर मदन ताल पे पहुंची ढोल मिटा अरे यावर बहरिया डोलन लागित होइला नवा नवा व्यवहार और पूरब ओरिया दिल्ली वाले पश्चिम भय महोबिया और दुई नौसेना के अंतर में रह गया तीन कदम मैदान और जुगे सिपाही तो पर वाले तो पर आगे ढोल लगा और जहाँ पलीता रंजक बहला चरखा चला पवन के साथ यार गोला निकाले काका करे तो पकाई मार और सनमन गोली निकाले पैबार निकल जाए भाई और रिव गोली परसाई जैसे महान लग जाएगा और चार घड़ी भाई गोला परसा तो पे लाल बरन होइया बंद लड़ाई भाई तो पर गए दूसर मार भई तैयार परस पे पैदल फिर गए तो परग भेड़ सवार और तीन पे हाथी फिर गए छोटे पर्वत पे अरवा और लगा चटका उदाहरण का बरछी चलाई बरम्बरिया और हौदा के संग हौदा फिर गए ऊपर पेश कर दिलाई मार और यबान पड़ा हुआ न पहचाने मोसे मार मार चला कि ले लो जाए न पावे मारो सर पार होइया और भूगम मारे कच्चू मारे उत्तर मारे दक्षिण मारे नीचे मारे अगल से मारे बगल से मारे देगा यौ तलवार से मारे भाला मारे बाकी मारे फरसा यौ अनुराग से मारे ये तो मार मारे बड़े नैया मोहबा वाले हार गई तलवार अयौरी और याहू डरावे सो याद करे खरिया और मरा यनारिर का भाला से बेला यड़ करे जे जा और जो नरेश का मर बढ़ने का कैसे ढाल दे छनगाय मारे पगली करे सरे हुआ गर्दन गिरे खेत माजा ये कई मुका ये का मारे पूरा दिल में तैयार कंची घमस्ते दोहरा लीला लगन लंबा भेद तुहार धराई खबरी दोई नरेश का से जैसे दिल में चरखा और धाक कलैया जी कायन का लगे छिड़ाए जा ये तो पवारा है वीरन का जो कोई देश सुना मल्ला अभी पवारा के सुरबे में हो बार तोड़ होई जा विधान टूट गया सन्यासी का जोगी जोग बंद होई जा जरा तपस्या खंडित हो जाए बैठे दूरबीन होई जा पूर सिपाही जवान हो गए चौका जाए तारा और चाहे लोहावन बनवाली का आवाज हो चले तलवा बढ़िया चौके साथे तारा वो करे तलवा घट देगा बोलाई तलवा और भले सिपाही दहली पाले पर फेंक फेंक हथियार कि बड़े लड़ैया मोहबा वाले जैसे हार गए तलवा और ये गिरा का पाजा फैला जंगे बिगुला गया राम घुमा पता का चंदे लगा दी का दम गिराया